हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आर्बिट्राज फंड्स इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं। अगर हम ईटी मनी की वेबसाइट पे देखें, ग्रो की वेबसाइट पे देखें या फिर मनी कंट्रोल पे देखें, किसी भी जगह पे देखें, वी विल फाइंड कि जितने भी आर्बिट्राज फंड्स हैं, अगर रिटर्न्स आप देखोगे तो टॉप आर्बिट्राज फंड जो है वो एलएनटी का है। यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट पे किसी और पे कुछ और होगा, बट एलएनटी, यूटीआई, एक्सेस, ये सब 5.8 5.9% पर एनम के ही रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आर्बिट्राज की, जैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं, सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज और ये सारी चीजें, और हेजिंग के साथ अगर इतना सस्ते में आर्बिट्राज हो जाता है, फिर ये लोग रिटर्न्स इतने कम क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? आर्बिट्राज, और ये तो फंड हाउसेस हैं, जिसकी कुछ लोग कमेंट्स में भी बात भी कर रहे थे कि आर्बिट्राज करने के लिए आपको एक अल्गो चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इन लोगों के पास वो चीजें भी हैं, देन उनके रिटर्न्स इतने कम क्यों है? हालांकि ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पूछा कि आर्बिट्राज के जो फंड्स हैं, जो आर्बिट्राज फंड हाउसेस है, वो रिटर्न्स इतने कम क्यों दे रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ऐसा ही एजुकेशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आर्बिट्राज इंडेक्स है क्या, और अगर आपको नहीं पता है तो ये भी जानना जरूरी है कि निफ्टी 50 का, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड का एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 50 आर्बिट्राज। इस इंडेक्स को मेंटेन किया जाता है, एक मेथड है उसका, डिस्कस करेंगे क्या है। बट यहाँ पे जैसे इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कि इन इक्विटी मार्केट आर्बिट्राज इज अ पॉपुलर स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स दैट इन्वॉल्व्स बाइंग इक्विटीज को बाई करना या फिर इक्विवेलेंट इक्विटी फीचर्स को सेल करना। तो यहाँ पे एनएससी इंडाइसेस के हिसाब से आर्बिट्राज का सिर्फ एक मेथड है, वो है कैश फ्यूचर आर्बिट्राज, जहां पे आप कैश में बाई करके इक्विवेलेंट फ्यूचर को सेल करते हैं। तो बात करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना इंडेक्स बनाया हुआ है। लेकिन आप इनका इंडेक्स देख रहे हो तो कहीं भी यहाँ पे कोई ऐसा क्रैश टाइप का कुछ नहीं है। मार्केट करेक्ट होती भी है तो आर्बिट्राज फंड फ्लैट हो जाते हैं, बट ऊपर ही जाते रहते हैं। और अगर किसी भी आर्बिट्राज फंड के भी ग्राफ को अगर आप देखते हैं, जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे नहीं पता ये मुझे दिखाएगा या नहीं, अगर नहीं, हाँ देखो, तो ये जैसे इसने दिखाया तो एकदम सीधी लकीर में ये ऊपर बढ़ रहे हैं फंड्स। ठीक है, सीधी रेखा में ये फंड्स ऊपर बढ़ रहे हैं और कोई फर्क नहीं है। बीच में मार्केट भी क्रैश हुई, सब कुछ हुआ, देखो 2019 2020 मार्च वार्च सब निकल गया यहाँ पे, लेकिन ये फंड एकदम सीधे ऊपर बढ़ रहा है। अब शायद ग्रो ऐप पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे अच्छे से ग्राफ वगैरह भी दिखाएगा ज़रूरा कॉइन पे। तो मैं कहीं और देखता हूँ इसको, आर्बिट्राज फंड्स इन इंडिया। चलो, ग्रो ऐप पे देखते हैं। अगेन, नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, बट आई थिंक ये लोग मुझे चार्ट्स के साथ दिखाएंगे। तो इनके हिसाब से जो टॉप फंड है वो 4.2 4.3% का है। चलो, एडलवीस का देखते हैं। ओके, अगर आप इस फंड को देखते हो, जैसे मैं इसको एक लॉन्ग टर्म का चार्ट देखता हूँ, देखो कितना स्मूथ चार्ट है। 6.95% रिटर्न है इनके हिसाब से। 5 ईयर की रिटर्न 6.44, अगेन 6% के आसपास। पिछले 6 महीने में अच्छा नहीं किया इसने, ध्यान रखना है, पिछले 6 महीने में 2% ही। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स आप देखोगे कितने स्मूथ हैं। अब इस पूरे टर्म के अंदर मार्केट में ना जाने कितनी करेक्शंस आए होंगे, 2014 से लेकर 2021 तक कितने करेक्शंस आए होंगे, कितने रैलीज आई होंगी, क्या कुछ नहीं हुआ होगा। बट इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कंसिस्टेंट है। तो ऐसा क्यों है? किस मेथड पे फंड हाउसेस काम कर रहे हैं, इन चीजों की आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो रिटर्न्स हैं निफ्टी आर्बिट्राज फंड के, देखो यहाँ पे किस तरीके से आर्बिट्राज फंड्स ऑपरेट करते हैं। ये चीज मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, कुछ लोगों को भी कांटेक्ट किया, बट नो वन वाज एबल टू टेल कि ये लोग ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। जैसे बाकी जो फंड हाउसेस हैं, उनके लिए आपको पूरी होल्डिंग्स का उनका एक लाइक शीट मिल जाती है, फैक्ट शीट अगर आप देखते हो या डिस्क्लेमर डॉक्यूमेंट्स देखते हो, तो आपको पूरा एक मेथड मिल जाता है कि कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ही, ये मेरा अजम्पशन है आज मैं इस वीडियो में जो भी चीज कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ रिटर्न्स निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स के, तो सिंस इंसेप्शन, इसने 2004, और इंसेप्शन कब हुआ है इसका? इंसेप्शन हुआ है इसका 2000, वेट लेट मी कंफर्म कब हुआ है। यस, तो इंसेप्शन इसका 2010 ही है, क्योंकि चार्ट भी 2010 से शुरू हुआ है, साथ ही साथ बेस डेट भी 2010 है। तो 2010 से लेके अब तक ये, और ये ग्राफ है इनका लॉन्ग टर्म, एनएससी की वेबसाइट पे जो ग्राफ आपको मिलेगा, सॉरी निफ्टी इंडाइसेस, सेम ही है चीज। 6.24% का रिटर्न है। पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न हालांकि थोड़े से कम है।
तो अब देखना ये है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखो 6% का रिटर्न इसका भी है, और साथ ही साथ जितने भी फंड हाउसेज हैं, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म पे देखता हूँ, अगेन 6%, और बाकी सारे आर्बिट्राज फंड्स भी इसी के आसपास होंगे। सो एक कोरिलेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स के बीच और सारे आर्बिट्राज फंड्स के बीच, एक बड़े टर्म के अंदर कोरिलेशन, और वो भी सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, लगभग सारे ही आर्बिट्राज फंड्स, क्योंकि सब आसपास ही हैं, सब लगभग आसपास ही हैं। और यहाँ पे मैं टॉप आर्बिट्राज फंड्स को देख रहा हूँ जिन्होंने कुछ लाइक बेस्ट रिटर्न्स जनरेट किए हैं आर्बिट्राज कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे हम एक बात जरूर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो ना हो, ये जो फंड हाउसेज हैं, जैसा कि मैं अक्सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोलता रहता हूँ दोस्तों, कि एक म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसका काम बस इतना होता है कि जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है किसी भी सेक्टर का, फॉर एग्जांपल एक यूटीआई का, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी निफ्टी 200 मोमेंटम फंड की, तो उसका जो फंड मैनेजर है उसका काम बस इतना है कि वो मोमेंटम को कैप्चर करे, और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर 18.8% का सीएजीआर मोमेंटम इंडेक्स का है, तो उस फंड का सीएजीआर भी रफली उसके अराउंड हो। एक फंड मैनेजर से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। हाँ, वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं, उसका रीजन ये है कि जब मार्केट करेक्ट होती है, जब इंडेक्सेस क्रैश होते हैं, तो वो उतना नहीं खोते हैं जितना इंडेक्स एक्चुअली में वैल्यू अपनी लूज करता है, बिकॉज उनकी वैल्यू इतना, पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि वो मंथली पुट्स या वीकली पुट्स तो नहीं रखते होंगे, बट मंथली मुझे लगता है शायद अगले 4 महीने की या 3 महीने की अलाउड हम लोगों को, वैसे 3 महीनों की है, उनके पास कुछ और ऑप्शंस भी होते होंगे, बट वो पुट्स लेके रखते हैं, और जहां जहां पुट का टाइम डिके थीटा डिके बढ़ जाता है, जैसे कि लास्ट मंथ में पुट का थीटा डिके सबसे ज्यादा होता है, वहां पे वो एग्जिट करके फिर आगे की पुट ले लेते हैं। तो हमेशा ही उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं हेज रहता है, जिसकी वजह से जब मार्केट क्रैश होती है तो कोई भी म्यूचुअल फंड, अच्छा जो म्यूचुअल फंड है, वो उतना वैल्यू अपनी लूज नहीं करता है। लेकिन जब मार्केट गेन करती है, रिकवर करती है, तो वो हाँ मार्केट को बिल्कुल अंडर परफॉर्म करता है, बट ओवरऑल नेट टू नेट वो मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर पाता है इस वजह से। हाँ, लेकिन बहुत बुलिश मार्केट है तो वहां पे वो फंड हाउस मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जनरली मार्केट का जैसा आपको ट्रेंड पता है, ज्यादातर टाइम मार्केट बुलिश ही रहती है, तो उनके जो पुट्स हैं वो वर्थलेस एक्सपायर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे के सारे फंड हाउसेस मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। बट ये उनकी मजबूरी है, उन्हें पुट्स लेके रखने ही होंगे, क्योंकि मार्केट अगर कभी क्रैश हो गई तो उन्हें ये चीज भी देखनी है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम से खत्म ना हो जाए। राइट, अगर मार्केट 40% गिर जाए तो एक फंड हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका पोर्टफोलियो गिर जाए। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी यूटीआई मोमेंटम फंड पे, तो यहाँ पे जो इस फंड का मैनेजर होगा उसका काम बस ये होगा कि अगर 18.8% सीएजीआर मोमेंटम फंड ला रहा है, तो वो 17 to 19% के बीच में कुछ ले आए, 17 to 19% के बीच में कुछ ले आए, और उसकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसने बहुत ही ज्यादा रिमार्केबली अंडर परफॉर्म कर दिया, 15% लाया, 15.5 लाया, 16 लाया, मतलब बेंचमार्क को रिमार्केबली अंडर परफॉर्म कर दिया, इसकी नौकरी खतरे में है। ओवर परफॉर्म कर दिया तो इसके कोई इंसेंटिव्स नहीं है, अगेन इंसेंटिव्स कुछ होते हैं, बट एक चीज आप ये समझो कि एक जो फंड हाउस है वो आपसे जो फीस चार्ज कर रहा है वो डायरेक्ट फीस है, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू पे वो फीस है, या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे वो फीस है। वो फीस इस बात पे नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके आपको देते हैं, अगेन प्रॉफिट से उनका कोई कमीशन नहीं है, उनका कमीशन आपके पैसे से ही है। सो दे आर नॉट अर्निंग अ लॉट, लाइक होता होगा बट बहुत ही मार्जिनल, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। तो अगर वो आउट परफॉर्म भी कर देते हैं इंडेक्सेस को, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक लो वॉलिटिलिटी फंड पे वीडियो डाली थी, और इसका भी 17.4% का सीएजीआर है, निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है इसने, लो वॉलिटिलिटी इन्वेस्टमेंट फैक्टर ने। बट अगेन इसका जो फंड मैनेजर होगा वो कभी भी अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बहुत डेविएट नहीं होगा। हाँ, एकदम कॉपी नहीं करते हैं, थोड़ा अगर जैसे लो वॉलिटिलिटी के अंदर 30 स्टॉक्स हैं तो 30 में से वो हो सकता है 27-28 वही ले ले, दो स्टॉक्स कुछ और अपने मन के जो उसको लगे वो सही ले ले, लेकिन पोर्टफोलियो में एज सच वो कोशिश यही उनकी होगी कि 17.4% के अराउंड ही रहा जाए, रिमार्केबली अंडर परफॉर्म नहीं किया जाए। ये क्योंकि जितने भी लोग, अगर आगे कोई म्यूचुअल फंड को परचेज करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं यही देखेगा कि उस फंड ने बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कैसी की है। जैसे कि ये सारी जो एप्स हैं वो भी बेंचमार्क के अगेंस्ट, शायद कुछ एप्स अगर मोबाइल ऐप पे आप देखोगे ग्रो की तो, या जेरोडा कॉइन की, तो बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट दिखाते हैं कंपेयर करके। राइट, तो मेरा अंदाजा, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरा जो अजम्पशन है वो किस बात पे है। मेरा अजम्पशन इन सारे फैक्टर्स पे है, और इसमें मेरा अजम्पशन ये है कि कहीं ना कहीं सारे के सारे आर्बिट्राज फंड्स वही कर रहे हैं जो कि निफ्टी आर्बिट्राज इंडेक्स कर रहा है, और यही रीजन है कि उनका जो सीएजीआर है अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। इन कंपैरिजन टू अगर आप बात करते हो एफडी की या सेविंग्स अकाउंट की, तो अच्छा है, बिकॉज अगेन दे आर आर्बिट्राज फंड्स, सो दे आर टेक्निकली नॉट लूजिंग मनी।
लेकिन थ्योरेटिकली ये आर्बिट्राज फंड्स पैसे गवा भी सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ आर्बिट्राज, जिस तरीके का आर्बिट्राज ये लोग कर रहे हैं, अब हम इसकी बात करेंगे कि किस तरीके का ये लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, और जो भी ये लोग कर रहे हैं उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ खोल के रखी हुई है इस फंड के मेथड के ऊपर। अगेन ध्यान से समझना है क्या हो रहा है। तो इस फंड के अंदर अब देखो, ये जो मेथड है ये कोई फंड नहीं है, ये एक्चुअली बस एक कैलकुलेशन है कि ये निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स, ये वाला जो इंडेक्स है, सॉरी, ये वाला जो इंडेक्स है ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इस इंडेक्स को इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो चलो इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले तो 65% वेटेज। अब देखो, इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज में वेट्स को डिवाइड किया हुआ है, 65, 30 और 5, 65, 30 और 5, ठीक, तो टोटल 100 हो गया। 65% वेट इन्होंने असाइन किया हुआ है एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी क्या है कि आप निफ्टी 50 को बाई करते हो और उसी के सामने आप क्या कर देते हो, निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर देते हो, बिना दिमाग लगाए या बिना कुछ सोचे कि भाई ये जो हमारे फ्यूचर्स हैं वो कहाँ चल रहे हैं, किस भाव पे चल रहे हैं। सो अगेन, डज दिस इवन साउंड लाइक अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू यू? मतलब आप ऐसा कुछ करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपली हमें क्या करना है कि हर महीने कुछ भी हो, वी जस्ट हैव टू बाई निफ्टी 50, अब टीआरआई क्या है उसकी बात करेंगे, और हमें सेल करना है निफ्टी के फ्यूचर्स को। सो बिना ये सोचे कि फ्यूचर्स प्रीमियम पे हैं, डिस्काउंट पे हैं, कुछ भी हैं, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दे हैव। और 65% ऑफ द वैल्यू जो उनके फंड की है वो इस स्ट्रैटेजी के बेस पर है। मतलब हर महीने हम निफ्टी को बाई करके निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल कर दिया। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, भाई हमने एक जगह निफ्टी को बाई कर लिया, दूसरी जगह हमने निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर दिया, हम पैसे कहाँ कमा रहे हैं? पैसे हम यहाँ कमा रहे हैं कि निफ्टी 50 के टीआरआई को बाई किया। टीआरआई का मतलब है टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स डिविडेंड्स को इंक्लूड करता है। तो पैसे सबसे पहले तो हम डिविडेंड्स पे कमा रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके देखी है कि जो साइकिल्स होती है मार्केट की, जैसे कि जब मार्केट आपका बुलिश होता है तो जितने भी फ्यूचर्स आते हैं, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो कॉल्स हैं या पुट्स हैं बस उन्हीं में एक प्रीमियम डिके होता है या ऐसा कुछ, लेकिन आपके फ्यूचर्स जो हैं वो भी प्रीमियम पे आ जाते हैं। जब भी आपका मार्केट जो है वो बुलिश है, योर फ्यूचर्स दे गो इन अ प्रीमियम, राइट। और जब आपका मार्केट बेरिश है तो आपके सारे के सारे मंथली फ्यूचर्स डिस्काउंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स के जो मेथड है वो ये है कि जब बुलिश मार्केट है तब हम फ्यूचर्स जो प्रीमियम पे हैं उन फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं और निफ्टी 50 को हमने बाई करके रखा है। लेकिन वही मार्केट जब बेरिश है तो हम उन फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं जो कि डिस्काउंट पे हैं, और साथ ही साथ हमने निफ्टी 50 को बाई करके रखा है, टीआरआई को। तो अगेन, दिस इज अ वेरी वेग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बट ये फॉलो हो रही है और ये वर्क कर रही है। लाइक अगर आप सारी साइकिल्स को कंप्यूट करो, बैक टेस्ट करो, सो आप पाओगे कि 6% का रिटर्न एक्चुअली में यही चीज दे रही है। टीआरआई मतलब निफ्टी 20 को, शायद निफ्टी 20 को बाई करके फ्यूचर्स को सेल करना है, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी महीना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रेगुलरली इसको कर रहे हो, 6% CAGR इट इज गिविंग। लाइक फॉर रिटेलर्स, फॉर मी पर्सनली, आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट गो अहेड और इन्वेस्ट करो एक लिक्विड फंड या डेप्थ फंड में, बजाय कि ये सब करने के। अगेन यू विल जस्ट मेक अ, यू विल जनरेट अ लॉट ऑफ टर्नओवर, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इनकम टैक्स, एंड आप फाइनली कोई मतलब भी नहीं है इस चीज का। लेकिन ये वजह है कि जितने भी फंड्स हैं वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आर्बिट्राज फंड्स, क्योंकि वो फॉलो इसको कर रहे हैं। अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं और वहां पे अगर फंड मैनेजर से कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि शेयर मार्केट है, हालांकि आर्बिट्राज पूरी तरीके की कैलकुलेशन है, बट शेयर मार्केट है, उनका फंड बहुत बड़ा है, उन्हें चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर उन्हें बहुत अंडर परफॉर्म कर दिया आर्बिट्राज इंडेक्स को तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो 65% weight is attached assigned to net returns from investment in long Nifty 50 index, यानी बाई किया, and equivalent Nifty 50 index short futures। अगेन फ्यूचर्स को शॉर्ट करे जा रहे हैं बिना मतलब सोचे कि वो अब जैसे डिस्काउंट पे होंगे तो वहां पे हमारे लिए बुरा है ना, हम एक तरीके से हम सस्ती चीज को बेच रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर, लाइक यू आर जस्ट शॉर्टिंग फ्यूचर्स विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आई डोंट नो। तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन को समझाया हुआ है, फिर जब एक्सपायरी हो जाती है तो अगले महीने में खोल देनी है, राइट। उसके बाद अब इन्होंने कुछ और चीजें बोली हैं, राइट। 30% वेट, अब बाकी ये तो हो गया 65% वेट, बाकी 30% वेट। अगेन आप किसी भी अगर म्यूचुअल फंड वगैरह
की साइट पे आप देखते हो, या फिर अगर जो सेबी के रूल्स हैं फॉर फंड्स, तो उनके अंदर क्या होता है कि हर फंड के अंदर एक डेप्थ का पार्ट होना चाहिए। अब जैसे कि जो मोमेंटम फंड था, लो वॉलिटिलिटी फंड था, जिनको हमने थोड़ा सा अपना परसेप्शन उन पे दिया था, वो फंड्स के अंदर भी एक 5% का पार्ट है जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स का है। तो इस फंड के अंदर वो जो पार्ट है वो है 30%। 30% का पार्ट जो है वो डेप्थ का है, राइट? कि अगर ये 65% के साथ कुछ हो भी जाता है गड़बड़, हालांकि इट इज आर्बिट्राज, बट स्टिल 30% पार्ट बिलोंग्स टू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है MIBOR, तो ये MIBOR क्या है? इट इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय अ बैंक ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन टू अनदर बैंक। तो अगेन आपको अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये फंड्स जो हैं वो इस इंटरेस्ट को 35% तरीके से, मतलब 35% अपना पोर्टफोलियो इसमें रख रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक इट वुड बी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, बहुत सी स्कीम्स हैं या लिक्विड फंड्स होंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है वो कैलकुलेशन का है, ना कि उसको इम्प्लीमेंट करने का। ये इट इज जस्ट कैलकुलेशन कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है आर्बिट्राज फंड। बाकी का 5% कैश होल्डिंग है, राइट? अब इन्होंने एक चीज कही है, डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्होंने डिविडेंड्स की बात कर दी है। आई मीन, अगर प्रॉपरली देखा जाए तो यस, बिकॉज दे आर जस्ट बाइंग निफ्टी एंड सेलिंग निफ्टी फ्यूचर्स, दे आर अर्निंग डिविडेंड्स फॉर फ्री। कमीशन दे रहे हैं, टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, बट एक रिटेल की का जो कमीशन होता है, जो हम एज अ रिटेलर देते हैं, उससे कम ही होता है इन लोगों का कमीशन। तो दिस इज द रीजन। सो आप देख रहे हो, मतलब क्या ही स्ट्रेटजी है यहाँ पे, क्या ही चीजें हो रही हैं, एंड इट इज जनरेटिंग रिटर्न्स फॉर दीज गाइज। लाइक आई डोंट नो, दे आर सेलिंग फ्यूचर्स, वो फ्यूचर्स जो डिस्काउंट पे हैं उन फ्यूचर्स को भी ये लोग सेल कर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग रिटर्न्स। सो अगेन, पास्ट 6 मंथ्स में इनके रिटर्न्स अच्छे क्यों नहीं है? बिकॉज द मार्केट्स दे कोलैप्स्ड, राइट? तो ये अगर हम 3 इयर्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, इनका मार्च के अंदर, मार्च 2020 के अंदर एक, अब इस ग्राफ में एकदम दिख नहीं रहा है, बट एक बहुत ही हल्का सा डिप है, एक बहुत ही हल्का सा डिप है बिफोर बिफोर अगेन गोइंग अप। सो ये हल्का सा डिप क्यों है? इट इज बिकॉज, अब हल्का सा डिप इसलिए क्योंकि बस एक ही महीना था, वो एक ही महीना मार्च का था, उसमें एकदम निफ्टी गिर गई और फिर एक ही महीने में खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। तो but again, they were arbitrage funds, so they technically didn't lose money. They had, maybe some of this arbitrage, one of these arbitrage funds, they would have actually shorted Nifty futures. उन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा 12,400 पे या 11,000 पे या 11,500 पे, और कवर उन्होंने किया होगा जो भी मार्च की क्लोजिंग होगी। मतलब कितना कितना बड़ा वो गैप था, तो इस वजह से दे डिडंट लूज मनी। सो दिस आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, द मेन एसेंस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं, मेन इसकी थीम ये है कि दे आर मेकिंग मनी बाय नॉट लूजिंग मनी व्हेन द मार्केट क्रैशेस। एंड इनकी शायद थ्योरी ये होगी कि द मार्केट्स इवेंचुअली दे हैव टू क्रैश। एक बुक भी है इस टॉपिक पे, आई रिकमेंड दैट बुक टू पीपल। लाइक आप पढ़िए उस बुक को, और उस बुक में साइकिल समझाई गई है कि किस तरीके से एक जो इकोनॉमी है वो एक बूम पीरियड में जाती है, फिर एक रिसेशन होता है, क्या वजह है एक रिसेशन होने की, और किस वजह से एक रिसेशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, एंड व्हाई द मार्केट्स दे हैव टू इवेंचुअली क्रैश, एंड व्हाई द मार्केट्स दे इवेंचुअली गो अगेन, द मार्केट्स इवेंचुअली गो अप बट द मार्केट्स इवेंचुअली क्रैश। पैराडॉक्स है, राइट? एनीवे, सो दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन कि आर्बिट्राज फंड्स 6% 5% के बीच में क्यों डामाडोल कर रहे हैं। Because the only strategy they are following is, they are just following this nifty buy and future sell. And I mean, this is not even, this is something that I would never do. मैं कभी भी इस टाइप की स्ट्रेटजी को करूंगा नहीं, बिल्कुल भी। And I think this is a very bad way to go on with your investments, but this is working somehow. This has worked in the past somehow, and this is working for them. Anyway, that is going to be it for today's video, guys. I hope you found this helpful. If you found this helpful, please go ahead and जरूर से चेक करिएगा। ये लो वॉलेटिलिटी की बहुत ही कम लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ICICI प्रूडेंशियल अभी भी NFO का पीरियड ऑन है। अगेन मैंने अप्लाई कर दिया है 17.4% CAGR. इट हैज आउट परफॉर्म्ड निफ्टी, has outperformed Nifty and Bank Nifty both historically.
तो बिल्कुल जाके इस वीडियो को देखिएगा अगर आपने चेक नहीं किया तो। मेक श्योर क्लिक दैट एंड स्क्रीन, क्लिक दैट वीडियो ऑन द एंड स्क्रीन। आई विल सी यू गाइस लेटर।